नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे पढ़ाई से हटकर कुछ बातें करूंगा। पढ़ाई से हटकर मेरा मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई से बिल्कुल ही दूर हट जाएंगे। पढ़ाई से संबंधित ही है, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपकी पढ़ने की एफिशिएंसी को, आपकी पढ़ाई की स्किल को और बेहतर बना सकता है। बात हम करेंगे आज मोटिवेशन की, और मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ लॉकडाउन से संबंधित जो समस्याएं स्टूडेंट्स के सामने आ रही हैं। क्योंकि मुझे ढेर सारे मैसेजेस, ईमेल्स डेली आते हैं कि हम लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आई एम ओवरवेल्ड टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं सबको रिप्लाई कर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर सभी लोगों की समस्याओं का हल इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए। मतलब समस्या तो देखो आपकी मैं हल नहीं कर सकता, कोई मोटिवेटर दुनिया में आपकी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकता। समस्या को हल तो आपको ही करना है। यू आर योर ओन सेवियर। आप अपने खुद के रक्षक हैं, आप अपने खुद के प्रमोटर हैं। आपको ही अपने आप को पुल अप करना है। अगर आप किसी कुएं में गिर जाते हैं तो यूपीएससी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में कोई भी आपको खींचने नहीं आएगा। हाँ, आपको ऊपर से थोड़ा सा लोग मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं और एक रस्सी ज़रूर उतार सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को ऊपर उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकलना होगा। तो ये जो कुआं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कुआं है निराशा का और हताशा का कुआं, जिसमें कई लोग इस वक्त गिरे हुए हैं। दे आर ट्रैप्ड इनसाइड दिस वेल, जहाँ वो सोच नहीं पा रहे कि हम कैसे बाहर निकलें, कैसे पढ़ाई की तरफ वापस जाएं। दुनिया में कोविड फैल रहा है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कई तरह की निराशाएं हैं, कई तरह की आशंकाएं हैं, जिनमें से सभी गलत भी नहीं है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा तो वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने डिले हो सकता है। एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। एग्ज़ाम कभी भी डिले इतना ज़्यादा नहीं होगा कि सरकार के पास कर्मचारी ना रहें। क्योंकि आप जिन गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहे हैं, उन सर्विसेज में हर साल हज़ारों लोग रिटायर होते हैं। एवरी सर्विस हैज़ सम पीपल हु आर रिटायरिंग एवरी ईयर, क्योंकि वो 60 साल की उम्र के हो जाते हैं। तो समय का पहिया कोई नहीं रोक सकता, और क्योंकि समय का पहिया नहीं रुक सकता तो रिटायरमेंट नहीं रुक सकता। सरकार की मजबूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो 60 के हो चुके हैं उन्हें रिटायर करे। और जब वो रिटायर करते हैं तो डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आ जाती हैं। तो देखिए, वैकेंसी को पूरा करना ज़रूरी है, वरना कोई भी डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता। तो चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो आईआरएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस हो, या फिर एसएससी के थ्रू जो सर्विसेज होती हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स इंस्पेक्टर, एवरीवेयर द वैकेंसी हैज़ टू बी फिल्ड। कोई भी डिपार्टमेंट कम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी कम होगी, उनके काम पर असर आएगा। तो वो ऑटोमेटिकली दबाव बनाते हैं डीओपीटी के ऊपर कि आप जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करो। यूपीएससी को अपनी तरफ से वो भेजते हैं कि भाई साहब, हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी हैं, 50 पद खाली हैं, आप जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट कराएं और हमारे लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाकर कर्मचारी भेजें, तो हमारे लिए पर्सनल भेजें। तो इसीलिए सारे एग्ज़ाम्स होंगे। यूपीएससी तो ऑलरेडी डेट अपनी निकाल चुका है। तो जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि चाहे केसेस कम हो ना हो, अब यूपीएससी एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर भी लिया था। सो दे हैव शोन अ वे। पिछले साल भी उन्होंने एग्ज़ाम लिया था, थोड़ा सा देर से लिया, लेकिन वो लिया था। चाहे केसेस उस समय भी ज़्यादा थे, स्टिल दे कंडक्टेड दैट एग्जामिनेशन। थोड़ा सा दूसरे जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं जैसे कि एसएससी, उनका इतना श्योर नहीं है, लेकिन देखो वहाँ पर भी एग्ज़ाम्स होंगे। आईबीपीएस, एसएससी, सब में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया, लोग रिटायर होते हैं और नए लोगों की आवश्यकता होती है। तो इस निराशा या इस आशंका को अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कुछ महीने डिले हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो एग्ज़ाम हुआ और उस दिन आप तैयार नहीं हो, आप उस कुएं से बाहर आकर पूरी मेहनत के साथ दौड़ भाग नहीं कर रहे, अपनी तैयारी नहीं कर रहे, तो फिर उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग बाहर हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो उस सीट को ले जाएंगे, वो उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर लेंगे और आप रह जाएंगे पीछे। तो सबसे पहले इस आशंका को अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होगा, आज नहीं तो कल होगा। आपको अपने आप को मेंटली उसके लिए सुदृढ़ बनाना है कि हम इस एग्ज़ाम को जब भी होता है दें और उसको पूरी तैयारी के साथ दें। तो ये मत सोचने बैठो कि मैं अपने पिताजी का बिज़नेस संभाल लेता हूँ, 2-4 महीने में कुछ और गतिविधि कर लेता हूँ, मैं कोई साइड बिज़नेस कर लेता हूँ या कोई प्राइवेट जॉब कर लेता हूँ, बीच में पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपने स्तर पर अभी तैयारी जारी रख सकें, तो आप इस प्रकार के पार्ट टाइम जॉब्स में एट्सेट्रा में जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि
इफ़ पॉसिबल फाइनेंशियली आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, या फिर आपके माता पिता आपको फाइनेंशियली सस्टेन कर सकते हैं ऐसे समय में कुछ महीने और, तो फिर अभी अपना ध्यान दूसरी एवेन्यूज़ पे ना भटकाइए। अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति आप अडिग रहिए। स्टे ऑन द पाथ, स्टे द कोर्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महान व्यक्ति ये कह गया था कि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो बहुत जीनियस हैं, या सफलता उन्हें नहीं मिलती जिन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया में। 50% ऑफ सक्सेस comes to those who just dress up and appear for the job every day। आपका आधा काम तो तभी हो जाएगा जब आप डेली तैयार होकर काम पे पहुंच जाएं, ऑफिस पहुंच जाएं जो कुछ काम कर रहे हैं। और पढ़ाई वालों के लिए इसका मतलब ये होगा कि डेली किताब खोलकर आपने कुछ पढ़ लिया, चाहे कम पढ़ा हो, चाहे 6 घंटे की बजाय 3 घंटे पढ़ाई करी हो, बट इफ़ यू शो अप एवरी डे, आप कंसिस्टेंटली डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो सफलता आपके चरणों में होगी। आधी सक्सेस का राज यही है, आधे लोगों की सक्सेस का राज यही है कि वो दिन रात लगे रहे, अपने काम पर लगे रहे। उन्होंने कभी भी अपने पथ से ये सोचकर वो भटके नहीं कि मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 दिन छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। आप लोगों ने अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना हो, द टर्मिनेटर हिमसेल्फ, जो बहुत ही फेमस हॉलीवुड के अभिनेता हैं और बाद में आगे चलकर वो कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर बन गए थे। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि वो एक बहुत ही छोटे से गांव से आते हैं और वो अमेरिका से आते भी नहीं हैं। ही बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया नाम का जो देश है, ऐसे कोई बहुत पिछड़ा हुआ देश नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रिया इतना कोई एडवांस कंट्री नहीं था, थोड़ा सा मतलब यूएस के मुकाबले तो पीछे ही था। ऑस्ट्रिया के किसी छोटे से गांव में, कस्बे में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर रहा करते थे और उन्होंने अपने बचपन में, जवानी में एक मतलब तस्वीर देखी थी कुछ 18-16 की उम्र में अमेरिका की। उन्होंने देखी गगनचुंबी इमारतें और उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या है, कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था, तो उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो दिन रात लगे रहे उसके लिए। उनके गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया कि लोग, ऑस्ट्रिया के लोग कहाँ जाते हैं, मैक्सिमम राजधानी वियना चले जाते हैं काम धंधा करने, नौकरी ढूंढने, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है वियना छोड़कर। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। डोंट लिसन टू द नेसेयर्स, जो आपको पीछे खींचते हो, जो आपको नीचे खींचते हो, उनकी मत सुनो। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर दिन रात अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान लगाते रहे और उन्होंने वो चैंपियनशिप जीत ली। वो जो कंपटीशन था उसमें उन्होंने सफलता हासिल करी एंड ही वेंट टू अमेरिका, यूएसए चले गए। और यूएसए जाकर भी उनका लक्ष्य क्या था कि मुझे फिल्मों में जाना है। कई सालों तक वो रिजेक्ट होते रहे, उनकी कई फिल्में पिट गई। उनको लोगों ने बोला, उस समय देखो बॉडी वॉडी बनाने का ट्रेंड नहीं था, 70 के दशक की बातें कर रहा हूँ, 1970s की। तब हीरो हुआ करते थे दुबले पतले, चेहरे पे अदाएं वाले, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की चेहरे पर अदाएं नहीं थे। ही हैड अ ग्रेट बॉडी, ज़बरदस्त मसल वाली बॉडी थी उनकी। तो उनको हर जगह रिजेक्ट किया गया, उनकी कई फिल्में पिट गई, लेकिन उसके बावजूद उनका लक्ष्य यही था कि मैं अमेरिका आया हूँ, मैं बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर हीरो बनना है, मुझे एक्टर बनना है। वो करते रहे 8-10 सालों तक फिल्मों के लिए ट्राई करते रहे। कई फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग करी। फाइनली उनकी 1982 में जाकर पहली फिल्म हिट होती है, कोनान द बारबेरियन, और उस फिल्म ने एक हीरो की इमेज बदल कर रख दी। पहली बार किसी बॉडी बिल्डर हीरो को जनता ने स्वीकारा, और ये उनकी लगातार मेहनत का नतीजा था। 10 साल की मेहनत, माइंड यू, कोई 2-4 साल की मेहनत भी नहीं थी। तो एक व्यक्ति एक्टर बनने के लिए इतना लंबा सफ़र कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते 1 साल। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वहाँ पर भी नहीं रुके। उनका लक्ष्य था कि अमेरिका का राष्ट्रपति मुझे बनना है, मुझे हाईएस्ट जॉब पर जाना है, जो इस देश की सबसे उच्चतम जॉब है, टॉप मोस्ट जॉब है। क्या होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ही डिसाइडेड कि मुझे राष्ट्रपति बनना है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने देखा एलिजिबिलिटी क्या है, तो उनके पॉलिटी में ये लिखा हुआ है कि जो यूएसए में पैदा नहीं हुआ वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता वहाँ पे। तो उन्होंने कहा चलो सेकंड मोस्ट टॉप मोस्ट जॉब क्या है, तो वो होती है राज्यपाल की, गवर्नर की। उन्होंने अपनी नज़रें गड़ा ली कि मुझे गवर्नर बनना है, एंड ही बिकेम द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया इन 2004। कैलिफोर्निया जो अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से इकोनॉमिकली, कैलिफोर्निया की जो इकोनॉमी है वो यूएस में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, सारे जो 50 राज्य हैं उनमें। तो कैलिफोर्निया का गवर्नर बनना बहुत बड़ी बात है। मतलब मान लो जैसे भारत के अंदर अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई बन जाए, या फिर बड़े स्टेट जैसे महाराष्ट्र हैं जो इकोनॉमिक पावर हाउस है, वहाँ का मुख्यमंत्री बनने के बराबर बात है। एक हॉलीवुड एक्टर एक गवर्नर के पद में आया, लोगों ने उनका तब भी मजाक उड़ाया कि तुम क्या गवर्नर बनोगे, तुम तो यहाँ पैदा भी नहीं हुए, तुम्हें क्या यहाँ की पॉलिटिक्स की समझ है, तुम्हारे को तो एक्सेंट है, तुम्हें कौन वोट देगा। लेकिन उन्होंने करियर स्विच किया, वो गवर्नर बने और सक्सेसफुल रहे। गवर्नर के टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो स्ट्रगल जीवन भर नहीं रुकता है। मैं बस इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना जीवन में। और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत एग्जेम्पलरी काम किया है, पर मैं श्वार्ज़नेगर से की जीवन से अगर एक वाक्य आपको बताना चाहूँ या एक सीख अगर आप लेना चाहें,
तो वो ये रहेगी कंसिस्टेंसी। कीप गोइंग एट इट। डेली जो काम आपको करना है उसको करते रहो। ये मत सोचो कि आज का दिन मेरा खराब हो गया तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, इस हफ्ते नहीं पढ़ पाऊंगा, इस महीने नहीं पढ़ पाऊंगा। लॉन्ग टर्म सोचो। आपको आईएएस बनना है तो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको अटेम्प्ट फिर से देना है तो हो सकता है आप ये पढ़ाई की साइकिल 3 साल तक जारी रखें। तो अपने आप को मेंटली इस तैयारी के लिए अभी से बूस्टअप करो कि मुझे 2 साल पढ़ना है, 1.5 साल पढ़ना है, या मिनिमम 1 साल तो पढ़ना ही है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाओ, तो 1 साल तो पढ़ना ही है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि 1 महीना लॉकडाउन है, 2 महीना लॉकडाउन है, एग्जाम होगा नहीं होगा। और सभी एग्जाम्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ये एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए भी यही कह रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो। कीप शोइंग अप, कीप रीडिंग द बुक्स। किताबें पढ़ो, लेक्चर्स देखो, अपना काम करते रहो और बाकी कायनात पर छोड़ दो। अगर आप अपनी तरफ से काम करते रहोगे तो दरवाजे खुलेंगे, पर दरवाज़ा खटखटाओ तो सही। डोंट स्टॉप नॉकिंग एट द डोर। दरवाज़ा खटखटाना कभी बंद मत करना, और ये काम आपको डेली करना है। तो इसी के साथ आज का मोटिवेशनल सेशन हम समाप्त करते हैं, और कुछ इसी प्रकार के थोड़े थोड़े आपको मोटिवेशन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए हम सेशंस लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव द थम्स अप बटन। लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। आप लाइक बटन दबाते हैं उससे क्या होता है कि यूट्यूब को पता चलता है, एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, इसमें मतलब कुछ फालतू की बातें नहीं हो रही है, इट्स अ गुड वीडियो, तो वो दूसरों को भी रेकमेंड करता है। तो लाइक ज़रूर दबाइए। दिस इज़ द लीस्ट दैट आई आस्क ऑफ यू। और कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।